जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंद्रन क्लासेस में। आज हम सब लोग इस वीडियो में घरेलू मक्खी के विषय में चर्चा करेंगे। द्विपंखी गढ़ या डिप्टेरा गढ़ के अंतर्गत वे कीट सम्मिलित हैं जो द्विपक्षीय हैं। कीट का यह सबसे बृहद गढ़ है। इसमें लगभग 80,000 कीट जातियाँ हैं। इसमें मक्खी, पतिंगा, कुटकी, मच्छर तथा इसी प्रकार के अन्य कीट भी सम्मिलित हैं। इस समुदाय के अंतर्गत एक ही प्रकार के सूक्ष्म तथा साधारण आकार के कीट होते हैं। साधारणतः ये समस्त विश्व में विस्तृत हैं, परंतु गर्म देशों में तो इनका ऐसा आधिपत्य है कि प्रतिवर्ष सैकड़ों मनुष्य तथा अन्य जंतुओं की इनके कारण मृत्यु हो जाती है। अन्यथा इस गढ़ के कीटों के सिर गोलाकार होते हैं, जिस पर 2 संयुक्त नेत्र होते हैं जो सिर का अधिकांश भाग घेरे रहते हैं। इस गढ़ के कीटों के सिर का अग्रभाग 2 छोटी छोटी श्रृंगिकाएं होती हैं जो सिर के मध्य भाग से निकलती हैं। इस श्रृंगिकाओं में कई खंड होते हैं तथा ये कई आकार की होती हैं। इनका कीटाणुओं में वर्गीकरण में बहुत अधिक महत्व होता है। इस गढ़ के कीटों का मुख्य विशेष रूप से चूसने के लिए ही बना है, अर्थात ये कह सकते हैं कि ये अपने मुख से भेदन और चूषण दोनों ही कार्य करते हैं। सूंड की रचना मुख्यतः इसी से होती है। लेबियम का अंतिम भाग, जिसे लेवला कहते हैं, वह अंडाकार होता है। ये भाग तो केवल रक्त चूसक कीटों में ही पाए जाते हैं और उन कीटों के लिए घरेलू मक्खी का मानव जीवन से घनिष्ठ एवं महत्वपूर्ण संबंध होता है। मक्खियाँ न तो हमें काटती हैं और न ही डंक मारती हैं, फिर भी हमें इनसे घृणा होती है। कॉकरोच के विपरीत मक्खी दिन में निकलती हैं। रात में यह रस्सियों, तारों, खूंटियों, कपड़ों, दीवारों आदि पर बैठकर विश्राम करती हैं। दिन में यह कभी तो मानव मल, कूड़ा करकट, थूक, कफ, गोबर, सड़ी गली सब्जियां आदि गंदी वस्तुओं पर बैठकर इन्हें स्पंज की तरह सोखती हैं और कभी हमारी भोजन पर, फर्नीचर, पुस्तकों, कपड़ों आदि उपयोगी वस्तुओं या फिर हमारे शरीर के घावों आदि पर कुछ क्षण के लिए विश्राम करती हैं और अपने मुख, उपांगों, पदों, पंखों आदि को साफ करती हैं और मल का भी त्याग करती हैं। गंदगी फैलाने की इनकी आदत से हमें बहुत ही घृणा होती है। मक्खी काफ़ी दूर तक तेज उड़ सकती हैं। मादा मक्खी गीले गोबर, मल, लीद, सड़ी गली सब्जियां आदि में अंडे देती हैं। नर एवं मादा मक्खियां अलग अलग होती हैं। मादा मक्खियां कुछ बड़ी होती हैं, नर मक्खियां उससे छोटी होती हैं। मक्खी के जीवन चक्र को कई चरणों में बांटा गया है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहली चरण, मैथुन। मक्खियों में मैथुन गर्मी एवं बरसात में मार्च अप्रैल से अक्टूबर तक होती है, परंतु अगस्त सितंबर में सबसे अधिक होती है। यह किसी वस्तु पर विश्राम करते समय चंद मिनटों के लिए होता है। नर मक्खी मादा के पीठ पर बैठकर अपने पादों और अलिंगकों द्वारा इसे जकड़ लेती हैं। अब नर मक्खी अपने एडिगस को मादा के जेनिटल एट्रियम में डालकर शुक्राणु छोड़ देते हैं। ये देखते हैं दूसरे चरण को, अंड निक्षेपण। मैथुन के 4-5 दिन बाद मादा मक्खी निषेचित अंडों का निक्षेपण करने लगती है। यह अंडों के छोटे छोटे समूह सड़ी गली अर्धठोस वस्तुओं में लगभग 12 mm गहराई में जमा कर देती है। एक मादा मक्खी एक समय में 100 से 150 अंडे देती है। लगभग 1 महीने में अपने जीवन में यह 6 से 7 बार औसतन 500 से 800 अंडे दे देती हैं। आइए देखते हैं तीसरे चरण को, अंडे और इनकी हैचिंग। मक्खी के अंडे सफेद, चमकीले, बेलनाकार, लगभग 1 mm लंबे तथा एक छोर पर कुछ मोटे होते हैं। इनके पृष्ठतल पर 2 लंबे एवं टेढ़े धारीनुमा उभार होता है। गली सड़ी नम वस्तुओं में भ्रूण की आवश्यक सुरक्षा एवं विकास हेतु उपयुक्त अंधेरा, नमी एवं ताप आदि मिल जाते हैं। लगभग 8 से 24 घंटों में ही अंडे का हैचिंग हो जाता है। प्रत्येक अंडे का पृष्ठतल पर दोनों उभारों के बीच में अंडखोल की लंबी स्लिट
बन जाती है और इनमें से भ्रूण का एक पाद विहीन लार्वा के रूप में बाहर निकल आता है। ये देखते हैं चौथे चरण को, डिंबक। अंडे से निकला लार्वा लगभग 2 mm लंबा, सफेद, कोमल एवं बेलनाकार पाद विहीन कीड़ा होता है। इसे सूंडी या मैगट कहते हैं। इसका शरीर आगे पतला और पीछे मोटा होता है। इस पर महीन टिकल का वाय कंकाल होता है तथा इसमें 13 खंड होते हैं। पहला शीर्ष खंड अर्धविकसित सा होता है। शेष शरीर या धड़ में 3 थायरोक्स एवं 9 एब्डोमेन होते हैं। शीर्ष खंड के छोर पर अधरतलीय मुख द्वार और इसे घेरे हुए तथा परस्पर जुड़े 2 ओरल लोबेस होते हैं। प्रत्येक पिंड के ऊपरी भाग पर प्रकाश के ज्ञान के लिए एक छोटा सा शंक्वाकार संवेदी उभार होता है। इसे ऑप्टिकल ट्यूबरकल कहते हैं। पिंड के अधरभाग पर उपस्थित अनेक महीन फूड चैनल्स तरल भोजन को एकत्रित करने के लिए मुख में पहुंचाने के लिए होती हैं। मुखद्वार के पास काइटिन के 2 हुक निकले रहते हैं। ये ठोस भोजन कणों को तोड़ने और चलने में सहायता करते हैं। प्रत्येक हुक एक मैंडिबुलर स्केलेराइड का छोर भाग होता है। नए उदर खंड के पृष्ठतल के मध्य में एक जोड़ी डी के आकृति के पोस्टेरियर स्पाइरेकल्स होते हैं। प्रत्येक रंध्र में 3 लंबे एवं कुंडलित छिद्र होते हैं जो भीतर ट्रेचियाई में खुलते हैं। इसी खंड के अधरतल पर 2 स्पष्ट एनल लोबेस के बीच एनस होता है। दूसरे से अंतिम उदर खंडों में प्रत्येक में एंटेरो वेंट्रल किनारों पर एक जोड़ी अर्धचंद्राकार से स्पाइनिफेरस पैड्स होती हैं। ये चलने वाले अंगों में काम करती हैं। इन्हीं के द्वारा लार्वा आगे पीछे रेंगते हैं। लार्वा गोबर, लीद, विष्ठा आदि में प्रकाश से दूर गहराई में रहते हैं और तरल पदार्थ ग्रहण करने में सक्रिय पोषण करते हैं। अतः इनमें तीव्र वृद्धि होती है। इसीलिए इसे अपनी दृढ़ उपचर्म को 2 बार मोल्टिंग करना पड़ता है। मोल्टिंग के बीच के समय में स्टेडियम या डिंबक को इनस्टार कहते हैं। इसी प्रकार अंडे से निकला लार्वा फर्स्ट इनस्टार लार्वा होता है। यह 2-3 दिन में प्रथम एक्डाइसिस करके सेकेंड इनस्टार लार्वा बन जाता है। यह लार्वा भी 1-2 दिन में ही एक्डाइसिस करके थर्ड इनस्टार लार्वा बन जाता है जो 8 से 12 mm लंबा एवं हल्के पीले रंग का होता है। आइए देखते हैं अगली अवस्था को, जिसे प्यूपा कहते हैं। तृतीय इनस्टार लार्वा के अगले 3-4 दिन में ही एक दूसरी शिशु प्रावस्था में कायांतरण हो जाता है, जिसे प्यूपा कहते हैं। पहले लार्वा का शरीर सिकुड़कर छोटा हो जाता है और अगले 3 खंड शरीर में अंदर की ओर धंस जाते हैं। अतः लार्वा का शरीर बेलनाकार और सिरों पर गोल सा हो जाता है। अब इसकी देह भित्ति कड़ी होकर शरीर के चारों ओर गहरा भूरा एवं दृढ़ पीपल खोल का पीपावरण बना लेती है, जो वाटरप्रूफ तथा एयर टाइट होता है। इसमें गुदा और मुखद्वार नहीं होते हैं, अतः यह भोजन ग्रहण नहीं करता है। हाँ, श्वसन के लिए इसमें अग्र एवं पश्च छोरों पर पीपावरण पर खुलने वाले एक जोड़ी श्वसन रंध्र होते हैं। आइए देखते हैं अगली अवस्था को, जिसे प्यूपा से उतक लयन कहते हैं। अब निर्जीव से दिखने वाले अचल प्यूपा में आश्चर्यजनक परिवर्तन होते हैं। इनमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त अन्य सभी उत्कों को रुधिर की पैगोसाइटिक ब्लड कार्पल्स भंग करके एक पीले पदार्थ में बदल देती है। पदार्थ को एलिमेंटल क्रीम या इसके बनने की प्रक्रिया को उतक लयन कहते हैं। शिशु शरीर के उन भागों में जहां भावी वयस्क के अंग बनने होते हैं, कुछ कोश का समूह उतक लयन में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। इन्हें इमेजिनल डाइज कहते हैं। ये एलिमेंटल क्रीम के पोषण
करके तीव्र वृद्धि एवं विभाजन द्वारा उपयुक्त वयस्क अंगों का निर्माण करते हैं। अंगों की इसी पुनर्निर्माण प्रक्रिया को ऊतक उत्पत्ति कहते हैं। सामान्यतः ये प्रक्रियाएं 4 से 5 दिन में पूरी हो जाती हैं, परंतु प्रतिकूल दशाओं में विशेष तौर पर जाड़े में इनमें महीनों लग जाते हैं। इसके फलस्वरूप शिशु शरीर पूरा बदलकर वयस्क बन जाता है। इसी को कायांतरण कहते हैं। आइए देखते हैं अगली अवस्था को, जिसे कायांतरण या रूपांतरण कहते हैं। लार्वा के वयस्क में विकसित होने तक सारे परिवर्तनों की श्रृंखला को कायांतरण कहते हैं। कॉकरोच के विपरीत मक्खी के शिशु प्रवस्था वयस्क से बिल्कुल भिन्न होते हैं, अतः कायांतरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। ये कायांतरण को कंप्लीट कहते हैं। ये देखते हैं अगली अवस्था को, जिसे पूर्व कीट या इमेगो कहते हैं। पिपावरण में कायांतरण के फलस्वरूप बनी वयस्क मक्खी को पूर्ण कीट या इमेगो कहते हैं। इसके सिर के शिखर पर टिलाइनम नाम की रुधिर से भरी एक लचीली थैलीनुमा रचना होती है। इसमें अधिकाधिक रुधिर भरकर इमेगो इसके दबाव से पिपावरण के अग्रभाग को तोड़कर ढक्कन की भांति खोल देता है और मुक्त होते ही टिलाइनम के सिर के भीतर खींच लेते हैं। टिलाइनम के स्थान पर यू के आकार की टिलाइनम खांच बनी रहती है। इमेगो के रूप में मुक्त हुए युवा मक्खी रंगहीन होते हैं। इसके पंख छोटे और शिथिल होते हैं। हवा के संपर्क में आने से ही शीघ्र ही कड़े होकर फैल जाते हैं। शरीर का सामान्य रंग प्रकट होने लगता है। इस प्रकार इमेगो हवा में उड़ने वाली सामान्य मक्खी के रूप में बदल जाती हैं। 15 से 20 दिन में यह मक्खी प्रजनन योग्य हो जाती है। इस तरह मक्खियों के जीवन का संपूर्ण चक्र होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मक्खियों से जुड़े रोचक और अद्भुत जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।